Hello students, in this video we are going to start our next topic that are drawbacks of Bohr's model. लास्ट वीडियो में हम बोहर मॉडल के पोस्टुलेट कर चुके हैं और उसके बाद हमने हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल हम कैलकुलेट कर चुके हैं. क्लियर. तो बट हमारे पास कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स हैं जो बोहर्स के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुई थी, बोहर उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका था. तो वो कौन कौन सी मेजर ड्रॉबैक्स हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़. ठीक है, जो हमने कैलकुलेशंस की थी, जो हमने रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, ठीक है, किसी भी शेल में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, ठीक है, और रेडियस वेलोसिटी एनर्जी कैलकुलेट की थी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल. वो जो हमने कैलकुलेशंस की थी और एक्सपेरिमेंटल से वो कैलकुलेशन सिर्फ किस स्पीशीज़ की मैच हुई, जो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ थी. ठीक है, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ लाइक He2 सिंगल यूनिपॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इनके ऊपर भी कुछ ज़्यादा मैच नहीं हो रही थी जो उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, जो और हमने कैलकुलेट की थी बाय गिविंग द फॉर्मूला बाय बोहर. तो हाइड्रोजन के लिए ही ये मॉडल क्या था, वैलिड था. क्लियर. तो सेकेंड ड्रॉबैक थी उसकी, बोहर कंसिडर कर रहा था इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल. अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी होती है, वेव्स की. ठीक है, तो यहाँ पे बट दैट टाइम क्या था हमारे पास, जो इस चीज़ को गलत प्रूफ किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो अभी हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे ड्रॉबैक्स के बाद. तो उसने क्या प्रूफ कर दिया था, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग पार्ट है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक्ट करेगा एज अ वेव, नॉट अ पार्टिकल. ठीक है, तो उसका ड्यूल नेचर हमें बताया था इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली ने. तो ये चीज़ बोहर के अकॉर्डिंग क्या हो गई थी, गलत प्रूफ हो गई थी. बोहर ने क्या कंसिडर किया था, इलेक्ट्रॉन को एज अ मूविंग पार्टिकल. क्लियर. एंड द बोहर मेजर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली. बोहर ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसकी पोजीशन और उसकी जो वेलोसिटी है और हमें जो उसका मास था वो हमें नॉन था. तो हम क्या कर सकते थे, बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन भी मेंशन कर सकते थे, मेज़र कर सकते थे, और उसका मोमेंटम भी मेज़र कर सकते थे. हाउ, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, तो जो हमने उसकी कैलकुलेशंस की थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, ठीक है, उस फॉर्मूले से हम उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. मास हमें ऑलरेडी नॉन है, तो हमने उसका मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते थे और रेडियस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स उसकी पोजीशन कहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वो प्रेजेंट होगा. बट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी. हेजनबर्ग साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया कि जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये उसके क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया था. ठीक है, तो बोहर ने क्या बोला भी हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मीन्स मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं बट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया था. फोर्थ उसकी ऑप्शन है, हम इसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये वाले पॉइंट की उसकी प्रूफ पढ़ेंगे भी कैसे ये गलत प्रूफ है और साइमल्टेनियस पोजीशन ऑफ मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते. तो ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम इसकी बात करेंगे. फोर्थ जो उसकी मेन जो उसकी ड्रॉबैक थी, ही कुड नॉट एक्सप्लेन वाई स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. जब हमें स्पेक्ट्रम सपोज कर लो, ये हाइड्रोजन का हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, कुछ लाइंस शो होती हैं. ठीक है, स्पेक्ट्रम में, तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे स्पेक्ट्रम को, तो वो फर्दर ब्रेक हो जा रहा था. ठीक है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइन और ज़्यादा क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी. ठीक है, कोई डबलेट हो रही थी, कोई ट्रिपलेट हो रही थी, ब्रेक हो रही थी. तो इस स्प्लिटिंग का उसने रीज़न नहीं बताया. जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वो स्प्लिटिंग हो रही थी और मैग्नेटिक फील्ड में भी स्प्लिटिंग हो रही थी, और वो क्यों हो रही थी ये भी बोहर ने नहीं एक्सप्लेन किया था. तो ये मेजर ड्रॉबैक्स है हमारे पास बोहर की. तो इसमें हमारे पास, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस बोलते हैं, स्प्लिटिंग का रीज़न नहीं एक्सप्लेन किया, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं हम स्टार्क इफेक्ट. ठीक है, आपने यही लर्न रखना है इस पॉइंट में. मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड विद ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड. Now we are going to discuss next topic, de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मीन्स ही गिव एन आइडिया, उसने हमें एक आइडिया दिया, एक सजेशन दिया कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, दे कैन बिहेव लाइक अ वेव.
जो हमारा इलेक्ट्रॉन है मूविंग है वो क्या करता है, वेव के जैसे बिहेव कर सकता है। क्लियर? तो दैट मीन्स ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पोजेसेस वेव करेक्टरिस्टिक। दैट मीन्स उसने ये चीज़ हमें आइडिया दिया, और इस आइडिया से अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, ड्यूल नेचर का होगा। बट बोहर ने इसको क्या बोला था, वो हमारे पास एज अ पार्टिकल नेचर है। बट यहाँ पे डी ब्रोगली ने हमें आइडिया दिया भी इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग है, तो वो दोनों दो ड्यूल नेचर बिहेव कर शो करेगा, वेव के जैसे बिहेव करेगा और एज अ पार्टिकल भी वो बिहेव कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास लाइट का ड्यूल नेचर है हमारे पास, ठीक है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो हाउ उसने ये प्रूव किया था, ठीक है, उसने हमें आइडिया दिया था। बट एक यहाँ पे उसके बाद डेविसन और जर्मन, ये भी बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया, इसी हाइपोथेसिस को लेके जो हमें डी ब्रोगली ने आइडिया दिया, उसी हाइपोथेसिस को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया, डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये जो एक्सपेरिमेंट शो करते हैं वो सिर्फ वेव ही शो कर सकती है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन ने ये जो एक्सपेरिमेंट क्या कर दिया, शो कर दिया, जिससे ये प्रूफ हो गया जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस ली थी वो बाय डेविसन और जर्मन के डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हो गई भी जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव कर सकता है एज अ वेव और एज अ पार्टिकल। क्लियर? तो हमारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम है, दैट मीन्स 9.1 × 10⁻⁻31 kg, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर इतना कम मास पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी जो हमारे पास मूविंग मोशन होगी वो हमें क्या दिखेगी, एज अ वेव वो हमें बिहेव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर सकता है, दैट मीन्स ये हमारे पास एक रिलेशन होता है जो शो करता है, मतलब कोई भी पार्टिकल मतलब कोई भी वेव अगर हमारे पास होती है तो उसके पास क्या कुछ होना चाहिए, उसकी वेवलेंथ होती है, उसका मास होता है, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, m इज़ अ मास, v इज़ अ वेलोसिटी, h इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर रहा है तो दैट मीन्स हम उससे इस रिलेशन में उसकी वैल्यू को पुट करके उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, मूविंग पार्टिकल, हम भी एक मूविंग पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जब हम चलते हैं तो हमारे पास सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कार मूव करती है, बॉल मूव करती है, तो क्या वो भी हमें एज अ बिहेव पार्टिकल एज अ वेव नेचर शो करेंगे? ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम छोटी सी एग्जांपल करते हैं। तो इसकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो प्रूफ हो चुकी है भी, जो हमारे पास मूविंग पार्टिकल है वो वेव के जैसे बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मूविंग पार्टिकल्स बहुत तरह के होते हैं हमारे पास, जैसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मैक्रोस्कोपिक होते हैं। बड़े पार्टिकल्स होते हैं लाइक बॉल, ठीक है, माइक्रो होते हैं जो हमारे माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या दोनों तरह के पार्टिकल्स ही वेव के जैसे बिहेव करेंगे जब मूव करेंगे? ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, ऑल द मूविंग पार्टिकल कैन बिहेव लाइक अ वेव। ठीक है, क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूफ कर चुके हैं डेविसन और जर्मन। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट बॉल की और इलेक्ट्रॉन की। हमने क्रिकेट बॉल ली, उसका हमने वेट लिया और उसका हमने वेलोसिटी ली, तो इस रिलेशन में हमने उसको पुट करके हमारे पास जो उसका हमारे पास वेवलेंथ आई तो वो किसके इक्वल थी, 3.313 × 10⁻⁻34 मीटर। दैट इज़ अ वेरी 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 स्मॉल क्वान्टिटी टू मेज़र। तो हम जो इतना स्मॉल जो हमारे पास वेवलेंथ आई है तो उसको हम मेज़र कर ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ, बट ये क्वेश्चन आता है, क्या इसका जो लैम्डा है वो 0 के इक्वल है, मतलब वो वेव के जैसे बिहेव नहीं कर सकते? ये भी नहीं कह सकते हम, ठीक है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। वो कर सकते हैं, बट वो इतनी को ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हमें जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक लाइक बॉल, बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो एज अ वेव बिहेव नहीं कर सकते। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो मास का हमें वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी हमें पता है। ठीक है, तो जब उसकी वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज़ नियर अबाउट 3.2 आर्मस्ट्रॉन्ग कैन बी मेजर्ड। तो ये वैल्यू इसके कंपैरिजन मेजरेबल है। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ऑल द मूविंग पार्टिकल्स बिहेव लाइक अ वेव, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक अ वेव। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नहीं कर सकते। तो यहाँ से लास्ट जो नेट रिजल्ट निकलता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, सो एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव whose wavelength given by lambda is equals to h/mv। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही
जो assumption थी इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल है, तो वो यहाँ पे गलत प्रूफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मूविंग पार्टिकल वेव के जैसे बिहेव कर सकता है, ड्यूल नेचर एग्जिस्ट करता है उसका। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास बोहर की सेकंड जो ड्रॉबैक थी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से वो गलत प्रूफ हुई। दैट मीन्स उसने क्या कहा था, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर, बट हेजनबर्ग ने भी प्रूफ कर दिया था अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और जो वो वेव नेचर शो करता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन नॉट फाइंड एक्यूरेट मोमेंटम और पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल एट अ सेम टाइम। तो हम उनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ को, मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन को, एक टाइम पे करेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर simultaneously both the position and the momentum of a microscopic particle with absolute accuracy। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपको कंसिडर आप क्या कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको अपनी पोजीशन क्लियर है, ठीक है, आप इस पॉइंट पे हो, दैट मीन्स अगर आपको आपकी पोजीशन क्लियर है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद एक्स और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे विद पी। तो यहाँ पे अगर सपोज करो आपकी पोजीशन एग्जैक्ट क्लियर है, तो आपका मोमेंटम हम करेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर आपको आपका मोमेंटम क्लियर है, दैट मीन्स तो आपको अपनी पोजीशन को, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता सकोगे। ये कहा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये सही भी था। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है यहाँ पे। सपोज कर लो हमारे पास जब हम मोमेंटम को मेज़र करते हैं तो मोमेंटम मेज़र एरर, ठीक है, तो जो मोमेंटम में एरर आती है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा पी एंड पोजीशन मेज़र एरर इन रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करें साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास जो एरर आएगी, ठीक है, अनसर्टेनिटी आएगी, वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, h/4 पाई के इक्वल। दैट मीन्स इतनी तो मिनिमम एरर आएगी ही आएगी, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर तो हो सकती है बट मिनिमम इतनी आएगी ही आएगी। दैट मीन्स इफ़ वी मेज़र, अगर आप सपोज करते हो आपकी जो आपने क्या कर लिया, सपोज करो आपने वेलोसिटी को एक्यूरेट मेज़र कर लिया, आप बोलते हो मास को आपने एक्यूरेट मेज़र कर लिया, तो मास और वेलोसिटी मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी को। दैट मीन्स आपने उस पार्टिकल का क्या करेक्टली मेज़र कर लिया, मोमेंटम। क्लियर, क्योंकि वो हमें एक्यूरेटली नोन था। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे पास एरर होगी मोमेंटम में वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि आपने बोला एक्यूरेटली आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की और मास कैलकुलेट किया। तो डेल्टा पी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एरर इन मोमेंटम, वो क्या हो गया हमारे पास ज़ीरो। तो हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू ज़ीरो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है, डेल्टा एक्स को यहाँ पे इधर रहने दो, ठीक है, डेल्टा पी को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो डेल्टा पी क्या है हमारे पास, ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। बट जब यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा एक्स अगर आपको h/0, तो वो हमारे किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक वैल्यू में हमने क्या कर ली, एक्यूरेसी से फाइंड आउट कर ली, तो दूसरी में जो एरर होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट, अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स मैक्सिमम एरर होगी। क्लियर, ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर आप कहते हो आपकी पोजीशन आपको क्लियर कट एक्यूरेट पता है, ठीक है, तो मोमेंटम की उसमें एरर कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास जो बोहर्स की दो ऑप्शंस थी वो क्या हो गई थी, गलत प्रूफ हो गई थी। ठीक है, वेव जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूल नेचर शो करता है और हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर, दिस इज प्रूव्ड बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।